जया उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और धीरे से विश से कहती है, क्या हुआ विश? सब ठीक तो है ना? विश को पता था कि जया ये सवाल बार बार क्यों पूछ रही है, क्योंकि उसे विश की फिक्र है। विश ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए और खुद पर काबू रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उसने धीरे से विश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। विश ने उदासी के साथ अपना चेहरा हाँ में हिलाया और एक नज़र फिर से ट्विंकल को देखकर वह बाथरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही उसके कदम बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, वह बीच में रुक जाती है, क्योंकि उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ जाती है, जहां पर ट्विंकल की दवाइयां के खाली पैकेट पड़े हुए थे। विश ने हैरानी से जया की तरफ देखा तो जया ने जल्दी से बोली, मैं नाश्ते के बाद तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी। विश ने उन सारे खाली पैकेट की दवाइयां को देखा और फिर उसकी नज़र एक दवाई पर जाती है। वह हैरानी से उस पैकेट को उठाती है और जया की तरफ कर देती है। जया के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आ गई। उसने जल्दी से कहा, मैं क्या करती? कल रात ट्विंकल की सारी दवाइयां खत्म हो गई थी, इसकी वजह से उसे रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वह आधी रात को उठ गई और तुम्हारे लिए रोने लगी थी। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे ये दवाई देनी पड़ी, लेकिन मैं बस आधी गोली दी थी और उसे खाकर ट्विंकल आराम से सो गई। जया की बात सुनकर विश का दिल दर्द से भर गया। उसने उस मासूम सी ट्विंकल को देखा। उसकी छोटी सी बच्ची कितने दर्द में तड़प रही होगी, लेकिन उसे गले लगाने के लिए वह यहाँ नहीं थी। यह महसूस करने के साथ ही उसका दिल और ज़्यादा दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और वह रोते हुए फिर से ट्विंकल के पास चली गई थी। शायद इसी वजह से उसकी छोटी सी बच्ची अभी भी सो रही है। डॉक्टर ने इस मेडिसिन को देने से पहले बताया था कि यह मेडिसिन सिर्फ तब दी जानी चाहिए जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और उसे नींद की ज़रूरत हो। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। ये दवाई देने से उसकी हालत और ज़्यादा खराब भी हो सकती है। थोड़े से सुकून के बाद जो उसे दर्द मिलेगा उसके लिए विश को पहले से तैयार रहना होगा। जब से ट्विंकल का इलाज चल रहा है, तब से लेकर अब तक सिर्फ ये दूसरी बार है जब ट्विंकल को ये दवाई दी गई है। इससे पहले एक बार तब दी गई थी जब ट्विंकल की तबीयत अचानक बीच में खराब हो गई थी और वह इंजेक्शन नहीं ले रही थी। उसने रो रो कर अपना पूरा चेहरा लाल कर लिया था और सांस ब्लॉक कर ली थी। डॉक्टर को ना चाहते हुए भी उसे यह आधी गोली देनी पड़ी। उसके बाद ट्विंकल एकदम से शांत हो जाती है, तब जाकर उसका इलाज आगे पूरा किया जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से जब उसने अपनी बेटी को इतना तड़पते हुए देखा, तो विश ने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी भी ट्विंकल को ये बची हुई आधी गोली नहीं देगी। लेकिन आज उसने अपने ही किए हुए वादे को तोड़ दिया था। ट्विंकल को ये गोली देनी जरूरी पड़ गई थी। विश की आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसका पूरा चेहरा दर्द में तड़प रहा था। वह अपनी बेटी की हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। इस वक्त विश एक कमजोर और हारी हुई लड़की साबित हो रही थी। जया ने जब उसे ऐसे देखा तो उसे खुद पर भी गुस्सा आया। उस वक्त वह क्या करती, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उसने धीरे से विश के कंधे पर हाथ रखा और उसे संभालते हुए कहा, फिक्र मत करो विश, हमारी ट्विंकल एक बहादुर लड़की है। वह बहुत मजबूती के साथ इन सब का मुकाबला करेगी और देखना वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह अपनी माँ की तरह एक मजबूत लड़की है। विश अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जया को देखती है, तो जया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। थोड़ी ही देर में वह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ट्विंकल भी उठ गई थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रही थी और उसके पूरी स्किन पर रेड कलर के डॉट आ गए थे। यह उस दवाई का रिएक्शन था जो अब 3 दिन तक उसके फेस पर रहने वाला था। विश प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की लायक बना लिया, और वह लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए यही कह रहे थे कि विश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होगा और वहां जाकर वह भय से माफ़ी मांगेगी। लेकिन जब ट्विंकल को पता चला कि उसकी माँ फिर से कहीं बाहर जाने वाली है, तो वह उसे कस के लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगी कि उसे भी अपनी माँ के साथ जाना है। विश उसे समझाते हुए कहती है, नहीं बच्चा, समझने की कोशिश करो, मम्मा अभी आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आऊंगी। विश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ट्विंकल ने उसकी एक न सुनी। वह और जोर जोर से रोने लगी। वह बस अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। जया ने विश को बहलाने चाहा, अरे आ जाओ छोटी सी प्रिंसेस, मासी के पास आओ,
हम दोनों ढेर सारी चॉकलेट खाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से कार्टून मूवी भी देखेंगे। जया उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विश को इस वक्त सिर्फ अपनी माँ ही चाहिए थी, और वह अपनी माँ के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। वह चिल्लाते हुए रोने लगी और विश के गले में अपनी बाहें पूरी तरह से कस रखी थी। दवाइयों का रिएक्शन और ज्यादा हो रहा था। ट्विंकल की हालत और खराब होने लगी थी। वह छोटी सी बच्ची इतनी जोर जोर से रो रही थी, जिसकी वजह से उसकी सांसें चौक हो रही थी और नाक पानी से भर गया था। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी वजह से उसकी मुंह से सिर्फ हवा ही निकल रही थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे ऐसे देखकर विश घबरा जाती है। वह जल्दी से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, ट्विंकल बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो और आराम से सांस लो। अच्छा ठीक है, मम्मा आपको अपने साथ ले जा रही है, लेकिन पहले रोना बंद करो। उसे पल विश बस अपने बच्चे को शांत करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ट्विंकल पहले से ही बीमार थी। कल रात उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे हाई पावर मेडिसिन देना पड़ गया था, लेकिन अब वह उसे रुलाकर और उसकी सांसें चौक करके और ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकती थी। ट्विंकल कश के अपनी माँ के गले से लिपट जाती है और अपने चेहरे को उसकी गर्दन में दबा लेती है। वह एक पल के लिए भी विश को छोड़ने को तैयार नहीं थी। विश धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रही थी और उसने जिया की तरफ देखा, जैसे आंखों से सवाल कर रही हो कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विंकल को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती थी, लेकिन ये बात वह उसे कैसे समझाएं। कोटियान मेंशन। अपने कमरे में इंटर होने के साथ ही अभय देखता है कि आर्या बिस्तर पर बैठी हुई है और उसके आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही आर्या को एहसास होता है कि अभय कमरे में दाखिल हो चुका है, वह अपना चेहरा उठाकर अभय को देखती है। उसकी आंखें सख्त हो गई थी और वह गुस्से में बेड से खड़ी हो जाती है, लेकिन हमेशा की तरह अभय उसे नज़रअंदाज करके चला जाता है, और वह देख सकती थी कि अभय की आंखों में उसकी मौजूदगी मौजूद ही नहीं थी। वह सीधे सोफे के पास टेबल पर रखी अपनी फाइल उठाता है और फाइल को लेकर उसे खोलने लगता है। वह उस फाइल को चेक ही कर रहा था कि तभी उसके कानों में आर्या की आवाज़ आती है। तुमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलवाई है? आर्या ने तीखे शब्दों में एकदम चिल्लाते हुए अभय से यह सवाल किया था, और उसका सवाल सुनकर अभय का जबड़ा कस गया था। आर्या जानती थी कि अभय कभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह उससे सवाल करती रहती है और अभय हमेशा की तरह उसके सवालों को नज़रअंदाज करके ये साबित करता है कि उसने आर्या को नज़रअंदाज कर दिया है। पर इस बार अभय ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने फाइल बंद की और वापस टेबल पर पटकते हुए कहा, 1 घंटे में तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए टाइम पर पहुंच जाना। और वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि अभय का फ़ोन बजने लगता है। अभय ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर विश का नाम चमक रहा था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ ली। विश उसे कभी भी कॉल नहीं करेगी जब तक कि बात इस हद तक न आ जाए कि उसे अभय से बात करनी है, मतलब कि सच में उसे कोई गंभीर विषय में बात करनी है। तभी वह अभय को फ़ोन कर रही है। अभय ने एक नज़र घूमकर अपने कमरे में मौजूद आर्या को देखा, लेकिन आर्या की नज़र भी गुस्से में अभय को ही देख रही थी। अभय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आर्या का चेहरा गुस्से में भर गया था और आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपने हाथ मुट्ठियों में कस लिए थे। अभय उसके सामने से निकल गया और उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करता हुआ वह कमरे से चला जाता है। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, बोलो। हेलो। सामने से उसे विश की कोमल आवाज़ सुनाई देती है, और उसकी आवाज़ सुनने के साथ ही अभय के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। आर्या के साथ मुलाकात के बाद उसके चेहरे पर भी जो भी झुंझुनाहट और गुस्सा था, वह सब विश की आवाज़ सुनने के बाद गायब हो जाता है। क्या हुआ? अभय ने जबरदस्ती रूखेपन के साथ विश से सवाल किया और अपने स्टडी टेबल पर रखी हुई फाइल्स को चेक करने लगा। सर, क्या मैं ट्विंकल को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला सकती हूँ? विश के शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसे यह पूछना ही था, पर घबराहट के मारे उसे पसीने आ रहे थे और अभय का जवाब उसके लिए मायने रखता था। 2 मिनट तक अभय ने कुछ नहीं कहा और विश उसकी चुप्पी से और ज़्यादा घबरा जाती है। उसने जल्दी से कहा, वह मेरे साथ आने की जिद कर रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया है, और वहाँ पर कितने सारे लोग आने वाले हैं? अभय ने उसे समझाते हुए ये कहा।
क्योंकि वह सीधे शब्दों में विश को यह एहसास करवाना चाहता था कि वह अपनी बेटी को ऐसी जगह पर कैसे ला सकती है जहां पर हजारों लोगों की निगाहें उन लोगों के ऊपर ही टिकी रहेंगी। मुझे पता है सर, लेकिन ट्विंकल रो रही है। वह मुझसे दूर नहीं हो रही है और न ही मुझे जाने दे रही है। वह बस मेरे साथ रहना चाहती है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह समझ ही नहीं रही है। ऊपर से कल रात उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि इसे हाई पावर मेडिसिन देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई है। वह रोते रोते अपनी सांसें चौक कर ले रही है। अभय के हाथ रुक जाते हैं और उसकी आंखें हल्की तीखी हो जाती है। वह विश की बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसको पता था कि विश अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अगर अभय ने मना भी कर दिया और ट्विंकल की हालत ज़्यादा खराब हो गई तो विश प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से भी मना कर सकती है। अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ ले आओ, अभय ने सीधे शब्दों में उसे कहा तो विश थोड़ी उलझन में अभय से बोली, जिया को। हाँ, जब तुम अंदर प्रेस के सामने इंटरव्यू दोगी तो वह तुम्हारी बेटी का ख्याल रख लेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी अगर वहाँ अजनबियों के बीच रहेगी तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी। शायद उसे अजनबी पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि इतनी छोटी बच्ची को मीडिया के सामने लाना कोई अच्छी ट्रिक है। मीडिया को लगेगा कि यह सब हमने जानबूझकर किया है, सिंपैथी पाने के लिए। अभय को खुद नहीं पता था कि वह विश की बेटी के लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रहा था। शायद यह इसलिए क्योंकि वह एक छोटी सी बच्ची ही तो थी और जिसका चेहरा अभय ने एक बार देखा था उस दिन पेंटिंग एग्जीबिशन में ट्विंकल के साथ, जो उसकी एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को अभय आज तक नहीं भूल पाया था। उसकी बात सुनकर विश ने कहा, ठीक है, मैं जिया को भी अपने साथ लेकर आऊंगी, वह ट्विंकल का ख्याल रख लेगी। पुरोहित थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ जाएगा, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टाइम पर पहुंच जाना। अभय ने इतना कहने के तुरंत बाद फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अभय फ़ोन की ब्लैक स्क्रीन को देखते हुए अपने मन में यही सवाल कर रहा था कि वह विश के लिए इतना सॉफ्ट हार्ट कैसे हो सकता है। पहले उसने विश की परवाह की और अब उसकी बेटी की परवाह हो रही है। ये औरत उसे बदल रही है। अभय गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और साइड टेबल पर एक लात मारता है। यह उसका नेचर नहीं था, लेकिन फिर भी जब बात विश और ट्विंकल की आती है तो अभय की जज्बात अपने आप फिसल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश के घर में विश और जिया दोनों शॉक होते हुए एक दूसरे को देख रही थी। जिया ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने ट्विंकल और मुझे तुम्हारे साथ आने की परमिशन दे दी है। हैरान तो वैसे विश भी बहुत हुई थी। ये बात उसके लिए खुद चौंकाने वाली थी। अभय इतनी आसानी से कैसे मान गया? ट्विंकल के बारे में इतना फिक्रमंद होने की उम्मीद उसने अभय से तो नहीं की थी। थोड़ी देर बाद उन्हें घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। वह दोनों खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटा कर देखती है तो सामने सच में कार खड़ी थी, जिसके अंदर पुरोहित बैठा हुआ था। विश ने ट्विंकल को अपनी गोद में उठा लिया और घर के बाहर आ गई। विश ट्विंकल को लेकर आ रही थी और जिया ठीक उसके बगल में चल रही थी। वह तीनों कार के पास पहुंचती है जहां पर पुरोहित उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन लोगों को देखा तो पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। विश जाकर पिछली सीट पर बैठ जाती है और जैसे ही जिया बैठने को होती है वह एक नज़र घूरकर पुरोहित को देखती है। पुरोहित ने जैसे ही उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाया, जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। जिया की आंखें छोटी हो गई और वह जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। पुरोहित ने दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बाद गाड़ी सीधे होटल की तरफ बढ़ जाती है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। पूरे रास्ते तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर वहां पर कुछ गूंज रही थी तो वह थी ट्विंकल की छोटी छोटी हरकतें। वह कभी विश के नाक को छेड़ती तो कभी उसके नेकलेस को पकड़कर खींचती। ट्विंकल मध्यम आवाज में अपने स्कूल की कोई पोयम गाए जा रही थी और साथ ही साथ विश को भी छेड़ रही थी। विश ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वह ट्विंकल को अपनी गोद में लेकर वैसे ही बैठी रही। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी होटल के पिछले हिस्से में आकर रुकती है। पुरोहित जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और विश की तरफ का दरवाजा खोलता है। विश जब ट्विंकल को अपनी गोद में लेकर बाहर निकली तो पुरोहित ने देखा ट्विंकल सो जाती है। पूरे रास्ते विश के साथ खेलने के बाद उसे गाड़ी में इतना अच्छा लग रहा था कि वह गाड़ी में ही सो गई। जिया भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो देखती है वह लोग होटल के पिछले हिस्से में है। उसने हैरानी से पुरोहित को देखा और विश भी हैरानी से उसे देख रही थी।
तो पुरोहित कहता है, ये बॉस के ऑर्डर है, बच्ची की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पीछे वाले दरवाजे से अंदर लाया जाए। सामने की तरफ मीडिया के लोग हैं और कुछ बाहर के भी लोग हैं। वहां से लाना आपके लिए सेफ नहीं था, इसीलिए बॉस ने यह ऑर्डर दिया है। विश हैरानी से जिया को देखती है तो जिया बेफिक्री के साथ अपने कंधे ऊंचका देती है। पुरोहित आगे आगे चलता है और वो दोनों उसके पीछे पीछे चल रही थी। पुरोहित उन्हें एक जगह ले जाते हुए कहता है, आप लोग यही इंतजार कीजिए, बॉस यहीं पर आप लोगों से मिलने आएंगे। वो उन्हें कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। विश और जिया दोनों हैरानी से उसकी बेग को देखते रह जाती है। और जैसे ही पुरोहित वहां से जाता है, जिया जल्दी से कूदते हुए कहती है, विश मुझे वॉशरूम जाना है। बड़ी देर से लगी थी, कार के अंदर भी रुके हुए बैठी थी, लेकिन अब नहीं रोका जा रहा है। मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ आना है। ये बात तुमने मुझे बिल्कुल एंड मौके पर बताई थी, और तब इतनी घबराहट और यहाँ आने की टेंशन थी कि मैं घर से कर आना भूल गई। तभी पुरोहित अंदर आता है और वहाँ पर पानी की बोतल और बिस्कुट के पैकेट रख देता है। उसने विश की तरफ देखते हुए कहा, जब तक बॉस नहीं आते हैं तब तक आप इसे खा लीजिए। वह लोग इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि वॉशरूम कहाँ है। विश ने पुरोहित को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं वॉशरूम कहाँ है? एक्चुअली मेरी फ्रेंड को वॉशरूम जाना है। पुरोहित ने जिया को देखा, जो अपना चेहरा झुकाए हुए वहां खड़ी थी, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। इस तरीके से किसी आदमी से वॉशरूम के बारे में पूछना उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन वह सिचुएशन समझ सकता था। पुरोहित ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी एक्चुअली इस रूम में वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम दूसरी तरफ है। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। पुरोहित कमरे से बाहर निकल जाता है और जिया उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाती है। एक बार उन दोनों के जाने के बाद विश ने आराम से ट्विंकल को बगल में रखे हुए एक सोफे पर लेटा दिया। गाड़ी में जब ट्विंकल उसके गले के चैन और ईयरिंग्स के साथ खेल रही थी, तब उसकी ईयरिंग्स ढीली हो गई थी। ट्विंकल को सोफे पर लेटाने के बाद विश आराम से सोफे पर बैठ जाती है और अपनी ढीली हुई ईयरिंग्स को ठीक करने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और विश को अपने आसपास ठंड का अनुभव होने लगता है। उसे एहसास हो गया था कि डीमन कमरे में आ गया है। वह घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर अभय खड़ा था और उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। विश अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अभय को देखने लगती है, जो अपनी ठंडी सांवली आंखों से विश को घूरते हुए देखे जा रहा था। रिची रिच अंकल, ट्विंकल अपने नन्हे से हाथ उठाकर बोलती है, और जैसे ही विश ने ट्विंकल की आवाज़ सुनी, वह एकदम से चौंक जाती है और पलटकर देखती है। ट्विंकल कब जाग गई? अभी तक तो वह सो रही थी, तो फिर अचानक से वह जाग कब गई? और इससे पहले कि विश कुछ कर पाती, उसने देखा कि ट्विंकल सोफे से कूद जाती है और दौड़ते हुए अभय की तरफ भागने लगती है। वो अभय के पास पहुंचती है और उसके पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से बाहों में झकड़ते हुए कहती है, रिची रिच अंकल, मुझे आपकी बहुत याद आई। विश के होश उड़ गए थे और वह बड़ी बड़ी आंखें किए हुए बस ट्विंकल को ही देख रही थी। उसकी छोटी सी बच्ची अभय से ऐसे मिल रही हो जैसे उसे मिलने के लिए कितना तरस रही थी। लेकिन जब उसने अभय का ख्याल अपने दिमाग में लाया तो वह एकदम से डर जाती है। अभय उसकी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये सोचकर विश का चेहरा डर से भर जाता है। तारांकन, अभय बस अभी अभी ही होटल पहुंचा था। उसकी कार होटल के पिछले दरवाजे के पास रुकती है और जैसे ही वह कार से बाहर निकलता है, उसकी नज़र सामने पुरोहित की कार पर जाती है, जिस ही उसने विश को लाने के लिए भेजा था। जिस गार्ड ने अभय का दरवाजा खोला था, उसके बाहर आते ही वह अपना चेहरा झुकाकर उसके सामने खड़े हो जाता है। अभय की आंखों में इस समय काला चश्मा था और उसके बाल जेल से पूरी तरह से सेट हो रखे थे। उसने एक नज़र उस गाड़ी को देखा और फिर उस बिल्डिंग को देखने लगा। वह होटल के अंदर चला जाता है। उसका एक हाथ उसके पेंट की जेब में था। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी चलने लगते हैं। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचता है जहां पर उसने पुरोहित को विश को रखने के लिए कहा था, तो वह अपने बॉडीगार्ड को बाहर रहने के ऑर्डर देता है। अपने बॉस का ऑर्डर मिलने के बाद सारे बॉडीगार्ड लिफ्ट के आसपास रुक जाते हैं। अभय कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा खोलने से पहले उसने अपने सन ग्लासेस उतार कर एक गार्ड को पकड़ा दिए, और कमरे के अंदर सबसे पहली चीज जो उसे नजर आई थी वह लड़की जो हमेशा अभय को रेस्टलेस फील करवा देती है। वह अपना दाहिना कान पकड़कर बैठी हुई थी। जैसे ही विश ने अभय को देखा, वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे।
अब तक जहां पर वह बेफिक्री के साथ अपने कानों की ईयरिंग सही कर रही थी, तो अब उसके चेहरे पर डर और घबराहट नजर आ रही थी। अभय को इसके पीछे का कारण जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि इस घबराहट की वजह वह खुद है। तभी एक कोमल और मधुर स्वर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अभय का पूरा शरीर अपनी जगह पर सुन्न हो जाता है जब उसकी नज़र ट्विंकल के ऊपर जाती है, जो सोफे से कूदते हुए भागकर उसके पास आती है और उसके पैरों से लिपटकर उसे रिची रिच अंकल कहकर बुलाती है। रिची रिच अंकल, मुझे आपकी बहुत याद आई। अभय ने उस छोटी सी लड़की के मुंह से यह सुना और यह सुनने के साथ ही उसके होठों के किनारे मुड़ गए, क्योंकि ट्विंकल खिलखिलाकर हंसते हुए उसे देखकर यह कह रही थी। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी और वह चमकती हुई आंखें किसी सितारों की तरह जगमगा रही थी। अभय ने अपनी मुस्कान छुपा ली और विश की तरफ देखा। उसने देखा विश का पूरा चेहरा डर से भरा हुआ है और वह हैरान नजरों से ट्विंकल को देख रही है। अभय को पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। एक माँ होने के नाते उसकी चिंता जायज है। वह अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो रही है। विश का शरीर डर की वजह से ठंडा पड़ गया था जब उसने देखा कि किस तरीके से ट्विंकल अभय के साथ व्यवहार कर रही है। उसे पता था कि ट्विंकल बच्ची है, बच्चों का मन चंचल होता है और उसने बचपने में ये सब किया होगा, लेकिन अभय जैसा खतरनाक इंसान वह ट्विंकल के साथ बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। और कहीं उसने अपने रवैये की वजह से ट्विंकल को नुकसान पहुंचा दिया, तो यही सोचते हुए वह डर रही थी। विश कुछ करने के लिए एक्शन लेने ही वाली थी कि अभय के अगले एक्शन ने उसके कदमों को रोक दिया और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। विश ने अभय को उसकी बेटी के सामने झुकता हुआ देखा और देखा कि वह अपना हाथ ट्विंकल के सर पर रख रहा है। ये देखकर तो विश लगभग कोमा में ही चली गई थी। आप जानती हैं, अपनी पूरी लाइफ में पहली बार मुझे किसी की याद आई है और मैं किसी से मिलना चाहता था, और वह आप है, मेरी लिटिल एंजल। एक छोटी सी बच्ची से बात करते हुए उसकी आवाज़ अपने आप ही कोमल हो गई। उसके कोमल व्यवहार को देखकर विश इतनी बुरी तरह से चौंक गई थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दृश्य उसकी आंखों के सामने सच में हो रहा है या वह कोई सपना देख रही है। लेकिन एक बात जिससे उसे तसल्ली मिल रही थी वह ये थी कि शायद ट्विंकल को अब कोई खतरा नहीं है। सच में आपको भी मेरी याद आई थी, रिची रिच अंकल? ट्विंकल मुस्कुराते हुए मासूमियत के साथ सवाल करती है, तो अभय उसे हैरानी से देखता रह जाता है। ये बच्ची बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। एक बार बोलने पर यकीन नहीं करती है जब तक कि प्रूफ ना किया जाए, और बार बार सवाल पूछने की आदत लगता है माँ से ही बेटी में ट्रांसफर हुई है। उसके इस सवाल पर अभय के होठों के किनारे मुड़ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए ट्विंकल को देखने लगता है। लेकिन ट्विंकल के होंठ खिले हुए अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उसने अपने छोटे से हाथ को उठाया और अगले ही पल वह अभय के गले लग जाती है। उसके ऐसा करने के बाद विश पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसकी बेटी सीधे डैमन के गले लग रही थी। हालांकि अभय का व्यवहार इस समय डैमन जैसा नहीं था। वह उसकी बेटी के साथ नरमी के साथ पेश आ रहा था, लेकिन उसका क्या भरोसा, अभी खुश है और अगले ही पल किसी भी चीज़ के लिए भड़क जाए तो। आपको मेरी याद आई होगी, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि आप रिची रिच अंकल हैं। ट्विंकल मुस्कुराकर खिलखिलाते हुए अभय से कहती है। लेकिन अभय अपनी जगह पर ही निशब्द रह गया था जब उसने महसूस किया कि उसके गले में एक छोटी सी लड़की ने अपनी बाहें डाल रखी है। उसकी नज़र विश पर जाती है, जो हैरान और डरी हुई नज़रों से उसे ही देख रही थी। ट्विंकल के हाथों का स्पर्श महसूस करते ही अभय को एक अच्छा सा एहसास होता है। ऐसा लग रहा था उसकी धड़कनें अपने आप से ही बातें कर रही हैं। उसके हाथ उठना चाहते थे और ट्विंकल को गले लगाना चाहते थे, पर न जाने क्या था जिसने उसके हाथों को उसकी पेंट की जेब से बाहर ही नहीं निकलने दिया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आए लिटिल स्टार, अभय मुस्कुराते हुए ट्विंकल से कहता है। लेकिन उसने यह बात सिर्फ ट्विंकल को खुश करने के लिए कही थी। उसे पता था कि जब वह ट्विंकल से यह कहेगा तो उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। ट्विंकल ने अपने छोटे से हाथों को उसके चारों तरफ लपेट दिया और उसे कस के गले लगा। अभय ने भी अपने दोनों हाथों को ट्विंकल की पीठ के चारों तरफ से लपेट दिया, लेकिन सावधानी से, क्योंकि ट्विंकल अभय के मुकाबले बहुत ही छोटी सी और नन्ही सी थी। अभय को ये करते हुए कुछ घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी बच्ची को अपनी गले से लगा रहा है। विश को तो आज झटके पर झटके लगे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों के सामने जो दृश्य है यह कोई कल्पना है जो वह देख रही है। ये सच नहीं हो सकता, ये सपना ही है। वह अभी कोई सपना देख रही है।
ट्विंकल उससे इतनी फ्रैंक कब से हो गई है और वह तो उससे ऐसी बातें कर रही है जैसे कि उन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। जहां तक विश को पता था, ट्विंकल अभय से सिर्फ एक ही बार मिली थी, और वह भी सिर्फ उस एग्जीबिशन के दौरान, वह भी थोड़ी देर के लिए, जितने देर में विश वॉशरूम गई हुई थी। बस इतने समय में अभय ने ट्विंकल को अपना फैन बना दिया। लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपने सारे विचारों को दरकिनार किया। वह अपने बच्चे को इस आदमी से दूर रखने का फैसला ले चुकी थी, क्योंकि यह आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं था। वह ट्विंकल को किसी भी हाल में उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। विश थोड़ी आगे आती है और देखती है कि वह दोनों आपस में कोई इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। ट्विंकल बहुत एक्साइटेड होकर अभय को कुछ बता रही थी, और अभय उसे ऐसे सुन रहा था जैसे कि उसके लाखों करोड़ों का टेंडर पास होने वाला है, और अगर उसने इस वक्त यह बात नहीं सुनी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ट्विंकल इधर आओ, विश ने अपनी बेटी को बुलाते हुए कहा। उसने अपना एक हाथ ट्विंकल की तरफ बढ़ाया और उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए आवाज दी, लेकिन ट्विंकल ने अपनी भौहें सिकुड़ ली और विश को देखकर वह बड़ी हुई आवाज में कहती है, 1 मिनट मम्मी, आप देख रही हैं ना, मैं रिच अंकल से कोई जरूरी बात कर रही हूँ। आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए और हमें परेशान मत कीजिए। हाँ तो अंकल, मैं आपसे क्या कह रही थी, वह मोटा लड़का मेरी क्लास का सबसे बदमाश लड़का है। वह मुझे और मेरे सारे दोस्तों को बहुत परेशान करता है। हम सब तो उससे बहुत तंग आ गए हैं। एंड #128565 विश को लगभग चक्कर आ रहे थे। ट्विंकल अभय के साथ अपने दोस्तों की बातें कर रही थी, और अभय उसे बहुत गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि ट्विंकल उसे उतनी ही गंभीरता से बता रही थी। लेकिन जब विश ने ट्विंकल को बुलाया तो ट्विंकल ने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वह उनकी इंपॉर्टेंट बातचीत के बीच बाधा डाल रही है। विश अपनी बेटी को घूरते हुए देखती है। उसे तो लगता था ट्विंकल के लिए सिर्फ विश ही सबसे इम्पोर्टेंट पसंद है, और वह हमेशा उसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन सिर्फ 1 मिनट पहले विश की यह विचारधारा बदल जाती है, जब उसने देखा कि वह किस तरीके से अभय के कंधे पर अपना छोटा सा हाथ रखते हुए और हवा में अपनी दूसरे हाथ से छोटी छोटी उंगलियों को हिलाते हुए कुछ कुछ बोले जा रही थी, और अभय बहुत गंभीर होकर उसे सुन रहा था। ट्विंकल अपने रिच अंकल को अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में, उसकी फेवरेट टीचर के बारे में, और उसने ये भी बताया कि उसे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन उसकी मम्मी उसे खाने नहीं देती है। चुगलखोर कहीं की। अभय के सामने विश की चुगली कर रही थी। विश हैरानी से अपनी बेटी को देखती है, लेकिन फिर उसके बाद उसने थोड़े सख्त लहजे में ट्विंकल को बुलाते हुए कहा, ट्विंकल यहाँ आओ, अभी इसी वक्त। अपनी माँ की इतनी जोर से बुलाने पर ट्विंकल सहम जाती है। उसका प्यारा सा चेहरा मुरझा जाता है, जो अभी तक अभय से बात करने की वजह से मिला हुआ था, उसमें अब उदासी आ जाती है, और उसकी यह उदासी अभय के चेहरे से छुप नहीं सकी। मुझे आपकी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है ट्विंकल, उसके बाद हम आपकी फेवरेट चॉकलेट और आइसक्रीम खाते हुए अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे, अभय ने ट्विंकल से कहा। तो ट्विंकल का मासूम सा चेहरा फिर से खिल जाता है और वह खुश हो जाती है। लेकिन वहां पर किसी को तीसरा हार्ट अटैक आने वाला था। विश को यकीन नहीं हो रहा था कि अभय उसकी बेटी से इतने प्यार से बात कर रहा है। प्रॉमिस, ट्विंकल ने छोटी सी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा। तो अभय ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस। लेकिन अगले ही पल ट्विंकल ने अपना हाथ पीछे कर दिया और अपनी छोटी उंगली बाहर निकालते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस। अभय को हंसी आ जाती है, मतलब कि अभी भी उसकी बातों पर इस बच्ची को शक है। जहां बड़े बड़े लोग अभय के शब्दों को ही उसका कमिटमेंट मानते हैं, तो ये बच्ची उसे हर बार ऐसे पिंकी प्रॉमिस लेती है जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रही है, क्योंकि एक बार यह प्रॉमिस करने के बाद अभय अपने कमिटमेंट से मुकर नहीं सकता है। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी छोटी उंगली को ट्विंकल की छोटी उंगली से लगाते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस। ट्विंकल खुश हो जाती है और अभय के गाल पर किस कर देती है। उन दोनों की इस हरकत ने तो विश की धड़कनों को पूरी तरह से रोक दिया था। ट्विंकल खिलखिलाते हुए अभय के पास से विश के पास आ जाती है और अपनी बाहें फैला देती है। विश उसे अपनी गोद में उठाकर लगभग उसे अपने सीने से लगा लेती है। अभय अपनी जगह पर खड़ा होता है और विश को देखने लगता है। उसका डर सही था, कोई भी माँ अपने बच्चे को हमेशा सुरक्षित ही रखना चाहेगी। जिस तरीके से विश ने उसे अपने सीने से लगा के रखा हुआ था, उसका डर अभय को महसूस हो रहा था। जहाँ एक तरफ विश अभय को घूर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभय की निगाहें भी ट्विंकल और विश दोनों पर थी।
इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कह पाता दरवाजा खुलता है और पुरोहित जिया को लेकर अंदर आता है।